धोती नहीं, हाँ, जो हम धोती, ध में अ की मात्रा और छोटा ती, धौती। ठीक है, तो घेरंड संहिता में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, धौती के अलग अलग और प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हठ प्रदीपिका में सिर्फ एक प्रकार बताया गया, धौती। तो धौती का, धौती कैसे करते हैं कि धौती करते हैं तो का कॉटन का एक कपड़ा होता है, और वो कैसा कपड़ा होता है, 4 अंगुल चौड़ाई वाला कपड़ा होता है, 4 अंगुल, ये इतना, ये जो मेरे हाथ की हथेली, ये जो लंबाई दिख रही है 4 अंगुल, उतना चौड़ा, और लंबाई कितना, 15 हाथ लंबा हो, 15 हाथ, ये एक हाथ हुआ यहां से ये उंगली तक, एक हाथ कहते हैं इसे। ऐसे ही 15 हाथ की लंबाई, किसकी लंबाई हो, उस कपड़े की, कॉटन के कपड़े की, 4 अंगुल लंबा और 15 हाथ लंबा, और एक हाथ को 1.5 फुट माना जाता है, 1.5 फुट उसे माना जाता है। तो ऐसा 15 हाथ लंबा मतलब 22.5 फीट हुआ। तो इसे जल में भिगो कर रखा जाता है, जल में भिगो कर रखा जाता है, समझ रहे हैं। और जल में भिगो लेने के बाद, पहले तो उस कपड़ा को जब आप खरीदेंगे तो आपके इधर आसपास तो मिलेगा नहीं, रायपुर में मिल सकता है, बिलासपुर में बहुत कम मिलता है ना, हरिद्वार वगैरह जो है वहाँ ज़्यादा मिलता है, ठीक है, वहाँ मिलता है। तो जब आप कहेंगे कि वो योग वाला जो धोती वाला कपड़ा, तो मिल जाएगा जहाँ रखे होंगे। तो उसे पहले उसे बढ़िया अच्छे से साफ किया जाता है उस कपड़े को, और कपड़े को साफ करके उसमें जो मांड चढ़े हैं उसे बढ़िया धो लिया जाता है। धोने के बाद धूप में अच्छे तरीके से उसे सुखाया जाता है कि उसके भीतर में जो कीटाणु होंगे वो नष्ट हो जाए, बढ़िया हो जाए। फिर उस कपड़े को सुखा लेने के बाद एक बर्तन, जो तसले आकार का बर्तन हो, उसमें गुनगुना पानी रख कर उसे पहले भिगाया जाता है। भिगाने के बाद, सर ये कोसे का कपड़ा होता है ना, कोसा, कोसा से बना हुआ। कोसा नहीं, हमने इसीलिए स्पष्ट कहा कॉटन का कपड़ा, कोसे का नहीं, ठीक है, जी। कॉटन का, जो रुई होती है ना, रुई से जो बना हुआ कपड़ा, कॉटन, ठीक है। तो उसका अलग से कपड़ा ही आता है। वो जब, ऐसा नहीं कि आप किसी कपड़ा को काट के सील के फिर आप वो कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं, उसका कपड़ा ही आता है। तो उसके जो जो शुरुआत है, जो उसका सिरा है, उस सिरे को आप इस तरह से मोड़ दें कि ये नुकीला हो जाए। नुकीला होने के बाद, चूंकि हम उसे पानी में भी भिगा के रखें, उस नुकीले भाग को ऐसे जीभ में लगाते हैं, जीभ में, और जीभ में लगा लेने के बाद एक गिलास में आप गुनगुना पानी रखकर उसे घूंट घूंट धीरे धीरे पिएंगे। तो ये जो जीभ में आपने जो कपड़ा लगा के रखा है, वो कपड़ा धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, प्रवेश करेगा। तो ये यहाँ पास अंदर आहार नाल के पास, यहाँ कंठ के पास जाएगा, कंठ के पास जाएगा, बहुत आपको बड़ा अजीब लगेगा, और शुरू में बहुत मुश्किल होगा, वहाँ को पार करना मुश्किल होगा, आसोवेगस की ओर, फिर ट्रेकिया की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा वो, आहार नाल की ओर, है ना। फिर धीरे 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 वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये धीरे धीरे वो पूरा कपड़ा, कितना, वो जो 22.5 फीट आप जो कपड़ा रखें, धीरे धीरे अंदर जाएगा वो। अंदर जाकर धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा वो, आपके स्टमक में चला जाएगा, स्टमक में पूरा चला जाएगा। लेकिन पूरा नहीं खाना है, अगर खा देंगे तो फिर आपको पचाना पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। खाना नहीं है आपको, क्या करना कि 1 फुट का जो कपड़ा है उसे बाहर ही निकाले रखना है, बाकी अंदर चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, स्टमक में। अब जब स्टमक में चला गया, तो स्टमक में चले जाने के बाद फिर आप उसे, एक नौली की क्रिया होती है, पेट को ऐसे हिलाने का, बाबा रामदेव जी को आपने देखा होगा, वो चारों तरफ हिलाते हैं जो, है ना, तो वैसा आप हिलाएंगे उसे। हाँ, हिलाने के बाद वो क्या करेगा, स्टमक में जितनी भी चीजें जो गंदगी है, जो स्टमक में जो हमारी खराबी होती है, जो उसमें HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ, और वो जो रस निकलता है, उसमें गड़बड़ी होने से खट्टी डकारें आती हैं हमको, हाँ, खट्टी खट्टी डकारें आती ना, एसिडिक प्रॉब्लम रहते हैं, वो जो चीजें हैं उसे वो ठीक करेगा। वो धीरे धीरे गोल 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 घुमाएंगे, तो अंदर वो थैली है, स्टमक जो अमाशय जिसे कहते हैं, वो गोल घूमेगा, और उसमें जो
जो HCl की जो गड़बड़ी है उसे ठीक करना शुरू करेगा। और कफ की जो मात्रा हमारे इसमें जो पूरा लगा रहता है, ये हृदय क्षेत्र से जो ये कफ यही जमता है ना, जब अस्थमेटिक पर्सन होता है क्या होता है, पूरा छाती उसका भर जाता है, पूरा लंग्स वो कफ से भर जाता है। तो वो एक तरह से ये जो वक्ष का भाग है उसको भी वो धीरे धीरे ठीक करता है। तो ऐसा कर लेने के बाद ये कब तक करना पड़ता है आपको, 20 मिनट तक ये अभ्यास करना पड़ता है। 20 मिनट के भीतर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टमक नहीं जानता है कि आपने कोई कपड़ा भेजा है। वो क्या करेगा, 20 मिनट से जैसे ही ज्यादा होगा उसे कंज्यूम करना शुरू कर देगा, उसे पचाना शुरू कर देगा, है ना। तो 20 मिनट के भीतर ही उस कपड़े को वहां से निकालना भी है आपको। वहां विवेक नहीं है अंदर में, वो सिर्फ अपना नियम जानता है, पचाना शुरू कर देगा। इसलिए धीरे 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 फिर उसी कपड़े को फिर धीरे 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 करके हमको बाहर निकालना है। तो ये आप योग के विद्यार्थी हैं और आपको समझाने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं। आप अपने से घर में ट्राई बिल्कुल नहीं करना है, यूट्यूब देखकर बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। ये जब तक कोई योग के विशेषज्ञ ना हो आपको ये सब बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। फंस सकता है, ये कपड़ा फंस सकता है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है, हाँ वहां को चीरना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें, जब तक कोई अनुभवी शिक्षक ना हो इसे नहीं करना। समझ रहे हैं? ये सिर्फ जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आपके कोर्स में है। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत भीड़ रहता है तो हम यूनिवर्सिटी में भी नहीं कराते हैं, दूसरी क्रियाएं कराते हैं। क्योंकि बहुत भीड़ है, सबको हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। पता चला कोई जाके अटक गया, हाँ वहां दिक्कत हो गई, गांठें लग गई अंदर, है ना। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में भी इसको नहीं कराते हैं। लेकिन आप रेगुलर जब पढ़ेंगे तो इसको कराया जाता है। रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ेंगे तो इसे कराया जाता है ना। या 1-2 की संख्या में आप लोग आएंगे तो कराया जा सकता है, ठीक है। हाँ तो इसको बुला लेंगे सुभाष को इसको कराने के लिए। तो ये हो गया धोती, है ना, ये धोती है। तो धोती बोलेंगे तो ऐसा नहीं धोती का वर्णन करना आप शुरू नहीं करेंगे, इसको ही बारे में बताएंगे, है ना। हमारे टीचर ने हमको बताया था कि कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, धोती का वर्णन करने आया तो धोती का बहुत अजीब वर्णन किया था उसने, हाँ कि उसने इसका बहुत इतिहास जोड़ दिया था। कहाँ? वो महाभारत काल में जोड़ दिया था कि धोती की विशेषताएं, हाँ धोती बहुत लंबी होती है और इसकी विशेषता में उसने लिखा था कि वो इसका जो संबंध है वो महाभारत काल से है, हाँ। फिर उसने लिखा कि इस धोती की विशेषता कि इसको जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, ऐसा ऐसा उसने लिखा था। वो जो द्रौपदी का जो चिरहरण उसके द्वारा होता है ना, तो उस धोती से इसका विशेषता को जोड़ दिया था अपनी काल्पनिक, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं, हाँ उसको जो सूझा वैसा लिखा। तो वैसा नहीं लिखना। अब हम देखते हैं बस्ती। दूसरा जो षटकर्म है वो है बस्ती। बस्ती किसे कहते हैं कि इसमें जो दिया है हठ प्रदीपिका में, तो उस समय ये लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया ग्रंथ है। तो उस समय के अनुसार लिखा गया है, आज के समय में उपयुक्त नहीं है। उसमें लिखा गया कि नाभि पर्यंत जल में, जो पहले क्योंकि जल की मात्रा बहुत स्वच्छ जल मिलते थे, अभी कुछ समय पहले ही मिलते थे, तो नदियों में साफ जल बहते थे, वहां नाभि पर्यंत, नाभि के बराबर के जल में खड़े होकर उत्कट आसन। उत्कट आसन क्या होता है कि जिसमें हम हल्का सा झुकते हैं सामने की ओर, वो उत्कट आसन एक होता है। और एक नलिका का प्रयोग करके, नलिका का जैसे हरिद्रा का की नलिका या और कोई भी नलिका, इसका प्रयोग करके गुदा के मार्ग से, मतलब एनस के भाग से जो मल द्वार है वहां से जल को अपने गुदा मार्ग से भीतर प्रवेश कराने की प्रक्रिया को बस्ती कहा है। इससे क्या होता था कि वो जो पानी जब अंदर में जाता है तो सबसे पहले जहां मलाशय है वहां पास बड़ी आंत मिलती है, और बड़ी आंत में ही हमारा मल जाके इकट्ठा होता है। तो अभी के जो समय है उसमें बहुतों में आप देखेंगे कि क्लियर मोशन होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कब्ज कहते हैं, कब्ज के रोग अभी हो रहे हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो ऐसा करना तो मुश्किल है कि अभी आपको बहुत स्वच्छ जल कहीं मिले
कोई जलाशय या नदियों में, ऐसा तो मुश्किल है। तो इसके लिए अभी एक बढ़िया उपाय है, वो है एनिमा। एनिमा शायद आप लोग सुने होंगे, है ना। प्राकृतिक एक चिकित्सा होती है, उसमें एक इतना बड़ा पात्र होता है, एक पाइप जैसा होता है, बड़ा सा, इतना बड़ा एक पात्र होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसे ऊपर में टांग देते हैं ऊंचाई पर, और वहां से एक ट्यूब निकली होती है। वो ट्यूब निकलकर उसमें अंतिम में एक छोटा सा ऐसा पिन जैसा होता है, हल्का सा, जिसे गुदा में प्रवेश कराया जा सकता है। तो उसमें जो भरा हुआ पानी है, उसे कभी आप किसी जो प्राकृतिक चिकित्सक है उससे आप सीख सकते हैं, या जो आयुर्वेदिक जो लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि वो पानी को धीरे धीरे गुदा में प्रवेश कराया जाता है। वो पानी धीरे धीरे चला जाता है, सीधे हमारी बड़ी आंत में जाता है। वो पानी जब बड़ी आंत में जाता है, औषधि युक्त होता है, कुछ चीजों से मिला देते हैं, तो वो जो अंदर में जो हमारा मल जो इकट्ठा है, उस मल में वो पानी के जाने से वो मल को धीरे धीरे वो ढीला करता है, नहीं तो बहुत कड़ा हो जाता है। कई बार तो ऑपरेशन करके फिर उस टाइट मल को निकालना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत जिनके में है, जिसे कब्ज रोगी कहते हैं, वो बहुत ही परेशान होते हैं, और उससे अन्य कई कई रोग फिर उनके उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो जो एनिमा जो मैं कह रहा हूँ ना, वो बस्ती का ही कार्य करता है। तो वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, सुनने में कईयों को अटपटा लग सकता है, लेकिन है बहुत उपयोगी। ठीक है, तो ये बस्ती हो गई। कौन कौन सा षटकर्म हम पढ़ लिए? धौती और दूसरा बस्ती। किस ग्रंथ के आधार पर हम पढ़ रहे हैं अभी? हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका, ठीक है। घेरंड संहिता में इसके और अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। अभी जो हम इस ग्रंथ में जितना बताया गया उतना हम बता रहे हैं। तीसरा है नेति। नेति, तो नेति आप लोग जानते होंगे। नेति जानते हैं? जो एक नाक से इधर से पानी डालते हैं, दूसरे तरफ निकलता है वो। तो ये घेरंड संहिता में वैसा प्रकार बताया गया। और अगर आपकी ऑफलाइन क्लास होती तो यहाँ हम लोग नेति जरूर कराते हैं। जी तो पता है। एक लोटा होता है, उसकी टोटी निकली, नाक में ऐसे वो पानी भरा होता है लोटा, उसमें ये टोटी को अंदर जो केतली का जो चाय डालने वाला नहीं होता है, चाय डालने वाला जो, हाँ जी सर, हमारे यहाँ करते हैं। हाँ ठीक जो है, मेरे हस्बैंड वो करते हैं। हाँ बहुत अच्छा है। तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सस्ती चीज है, बहुत कम समय में ये बहुत अच्छा आपको लाभ देता है। तो ये पानी जैसे आप डालते हैं तो ये छेद से जाकर वो दूसरे नाक के छेद से ये पानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। उसके बहुत फायदे हैं कि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, ठीक करता है। राइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, ठीक करता है। किसी को एलर्जी रहती है, छींकते हैं बहुत, या किसी को कफ की शिकायत रहती है, हमेशा सर्दी बने रहती है, बहुत अच्छा काम करता है। और कईयों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, अटकपारी जैसा दर्द बना रहता है, तो वो सबको ये ठीक करता है। क्या की जरूरत है? सिर्फ एक लोटे की जरूरत है। वो जो खास तरह का लोटा होता है, आजकल प्लास्टिक का लोटा आने लगा है, 50 रुपए मिल जाता है। और यदि आप बर्तन में लेंगे तो ये कांसे के बर्तन में भी मिलता है, पीतल में मिलता है, तांबे के बर्तन में मिलता है, पुराने जो बर्तन की दुकान होंगे वहां मिल जाता है। पर इसे भी आप ना एक बार कोई जानकार के समक्ष रहकर आप अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद फिर अकेले कीजिए, अपने से शुरुआत मत कीजिए उसे, ठीक है। तो ये नेति होता है। तो इसमें जो नेति बताया गया, एक बितस्ती मतलब एक बीते के बराबर का कुछ बताया गया। और स्निग्ध मतलब जो चिकना, किसको? इसमें एक धागे के बारे में वर्णन किया गया। धागे का, जो कॉटन का एक धागा होता है, उसे बट लें, और बटने के बाद उसमें मोम लगा लें। मोम से चिकना हो जाएगा, और चिकना हो जाने के बाद इसे क्या करते हैं? नाक में धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं, नाक में धीरे धीरे। और ये प्रवेश कराने के बाद ये प्रवेश करता है, और धीरे धीरे इसका जो मार्ग है वो यहाँ अंदर में मुख में खुलता है, ये गले के पास खुलता है। तो नाक से प्रवेश करा के वो ये इधर गले की तरफ जो खुलेगा, उसे उंगली के सहारे हम अंदर से ऐसा निकाल लेंगे और मुंह से निकाल लेंगे। एक तरफ नाक से घुसा है, दूसरी तरफ मुंह से निकला है।
और उसे हम चाहें तो ऐसा इस तरह से हल्का चला लेंगे, तो अंदर अंदर जो कईयों की हड्डी बढ़ जाती है, कईयों का मांस का टुकड़ा वहां बढ़ जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम जाता है, इसको उसे ठीक कर देता है। और डॉक्टर इसको ऑपरेशन की सलाह देता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत आराम से यहाँ जब आप अगर ऑफलाइन में होते, यहाँ जब आते ना तो आपको हम रबर एक देते, रबर कैथेटर जो मेडिकल में यूज होता है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का कैथेटर, बहुत बारीक सा होता है, चिकना होता है। और मैं जो बात कह रहा हूँ वो खुरदरा होता है। क्यों? क्योंकि हमने धागे को बट के बनाया और उससे ब्लडिंग भी होती है, कई बार ब्लड आ जाता है। लेकिन जो उसका बता रहे हैं हम रबर का, वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपको नाक में घुसाकर मुंह से हम निकाले होते यहाँ, अगर आप आए होते तो, समझ रहे हैं? हाँ, तो उससे आप लोग बच गए हैं, नहीं तो हमारे यहाँ कराया जाता। हाँ, ठीक है। तो ये ऑफलाइन में होता है, ऐसा ऑफलाइन में हम लोग कराते हैं। तो ये बहुत फायदा देता है। आपकी जो ब्रीदिंग है इतनी प्रॉपर होती है कि आप बहुत आराम से सांस लेते और छोड़ते हैं। हम कह रहे थे ना कि ईड़ा और पिंगला का सम चलना, तो जब इसे करेंगे तो ये चीजें क्या करती हैं, इसको ईड़ा और पिंगला को संतुलित करती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सिर इतना हल्का लग रहा है, जैसे आप पगड़ी उतार नीचे रख दिए, हल्का हो गया बिल्कुल। हाँ, जैसे तनाव को आपने नीचे रख दिया पगड़ी के रूप में, बहुत हल्का, बहुत बढ़िया से आपकी सांसें चलती हैं। और जिनकी सांसें बहुत प्रॉपर चलती हैं, आप नोट करना कि उनकी जो दिमाग होते हैं बहुत तेज होते हैं। और जिनकी सांसें प्रॉपर नहीं चलती हैं, ब्लॉकेज होती हैं, आप उन्हें चेक करना कि उनकी बुद्धि में मंदत्व आने लगती है, मंद होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रीदिंग है, वो जो सांसें हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन 20% यहाँ होता है मस्तिष्क को, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एक ही प्रकार इसमें बताया गया, लेकिन हिरण्य संहिता में और भी कुछ प्रकार हैं इसके। तो कुल मिला के आप चुक गए हैं, है ना? ये चीजें आप सीख लेते, बहुत काम कर रहा था। आपको सर्दी नहीं होती, हेडेक कभी नहीं होगा, कफ वफ की शिकायत नहीं रहेगी, बहुत फायदे हैं इसके। लोकल बच्चे हैं वो आ सकते हैं। फिर एक है हाँ, क्रिया योग दूसरा है, क्रिया योग दूसरा है ना? हाँ, लेकिन इनको क्रियाएं कहते हैं, इनको क्रियाएं कहते हैं। वो क्रिया योग दूसरा चीज है। जैसे हठ का जिद्द से संबंध नहीं है, वैसी क्रिया योग का इस क्रिया से कोई संबंध नहीं है, अलग है। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या? धौती, बस्ती और नेति, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे त्राटक। त्राटक, त्राटक आप लोग जानते हैं? त्राटक जानते हैं? बहुत लोग सुने हो। हाँ, बताओ। हाँ, ये बड़ी ठीक ठीक ठीक, बस 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 बस, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सुभाष बहुत पढ़ के आया है ना, और वो जान रहा है। तो ये क्रिया होती है त्राटक की। जब त्राटक को आप नेट में सर्च करेंगे तो बहुत तरह के त्राटक आपको दिखाएगा, है ना? कि कोई दीवार है, बड़ी सी दीवार, उसमें एक छोटा सा पॉइंट बना दिया है और एक निश्चित दूरी पे आप बैठ के सिर्फ उसी पॉइंट को आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर वहां आप दूसरा कई ठो देखेंगे कि एक पॉइंट है, उसके बाद एक छोटा सा सर्कल है, आप उसे बैठ कर देख रहे हैं। फिर कई और प्रकार रहेंगे, इसमें एक पॉइंट है, उसके बाद एक छोटा सर्कल, उसके बाद एक और छोटा सर्कल, फिर उसके बाद और सर्कल। इस तरह से बहुत सारे सर्कल हैं, आप बीच के पॉइंट को देख रहे हैं, है ना? और वैसे ही कई बार क्या होगा, एक पॉइंट है और उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक छोटा सा लाइन उसके चारों ओर घेरता हुआ धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना? बहुत सारे उसी में से लाइन निकल रही। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार उसके नेटवर्क में दिखाते हैं। पर इसमें जो हठ प्रदीपिका में है वो क्या दिया कि किसी बिंदु को या सूक्ष्म लक्ष्य को, कोई भी एक लक्ष्य, उसको अश्रु पर्यंत देखना। अश्रु पर्यंत मतलब कि जब तक आपकी आंखों से आंसू बहना ना शुरू हो जाए, तब तक जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है
उसे बिल्कुल लगातार देखना, और इसे क्या कहते हैं? त्राटक कहते हैं। आपको मालूम है इसका फायदा क्या होगा? आपको लगेगा कि जैसे आपकी आंख की रोशनी इससे बढ़ेगी, है ना? तो ये सही है, आंख को फायदा होता है। लेकिन इसका जो मुख्य फायदा आंख को नहीं है, इसका जो मुख्य फायदा है वह क्या है? एकाग्रता पर है, एकाग्रता पर है। आप शुरू शुरू में जब अभ्यास करेंगे तो आंखों में खूब दर्द देगा, और आपको यह भी बता दूं कि आपको इसका भी अभ्यास अपने से नहीं करना है जब तक आप प्रशिक्षित ना हो जाएं, क्योंकि आंखों को नुकसान हो सकता है। आंखें बहुत नाजुक चीज होती हैं, और अवैज्ञानिक तरीके से आप करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी को दिक्कत आ सकती है। कई जो पेशियां होती बहुत बारीक होती हैं और उसमें क्षति पहुंच सकती है। इसलिए आप इसे जबरदस्ती प्रयास नहीं करेंगे जब तक आप किसी प्रशिक्षित से एक आध बार ना जान लें। वैसे जो इसका जो सही तरीका है, जो प्रचलित अभ्यास है, उसमें क्या है कि आप पद्मासन लगाकर बढ़िया बैठ जाएं, और एक मोमबत्ती बढ़िया सा जला लें। ऐसे रूम में रखें जहां हवा का प्रभाव ना हो, मोमबत्ती चुपचाप जल रहा हो, हवा डायरेक्ट वहां ना हो। ऐसा नहीं कि पंखे के नीचे आप ऐसा कर लिए, वो इस तरह से हो कि जहां आप बैठे हैं मोमबत्ती आपकी आंखों के बिल्कुल सीध में हो। ये मेरी आंखें बिल्कुल सीध, उसमें उसका लव हो, और आपसे उसकी जो दूरी है 2 फीट की दूरी हो, और निर्वात में हो, वहां हवा ना हो, और आप बिल्कुल सीधा बैठे हैं और सीधे आंखों से आप उसे देख रहे हैं, सीधे आंखों से, और वो सीधे हो। ऐसा नहीं कि एक तरफ दाई आंख की ओर हो या बाई आंख की ओर, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये जो आज्ञा चक्र है उसके ठीक सीधे में हो, ये इसके सीधे में, और उसे देखना है। कब तक देखना है? आप शुरू शुरू में 30 सेकंड देखिए। 30 सेकंड बहुत होता है, आपको लग रहा होगा 30 सेकंड तो यूं ही चुटकी बजाते ही निकल जाएगा, नहीं। दोनों आंखों को स्थापित कीजिए 30 सेकंड, फिर आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। अगली बार आप फिर कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड आंखें बंद कर लीजिए, और फिर बढ़ाकर उसे 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट तक ही अभ्यास कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। उतना अभ्यास बहुत है। मन की एकाग्रता इतनी बढ़ेगी कि धीरे 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 आप बहुत एकाग्र होते जाएंगे। इसके बहुत लाभ हैं, इसके, समझ रहे हैं? तो इसे बहुत वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए, बहुत लाभ देता है। इससे मन की एकाग्रता आती है। और जब साधक बहुत लंबा अभ्यास करना शुरू किया तो क्या होगा? उनकी आंखों में तेज आना शुरू हो जाता है, और उनकी आंखों में एक सम्मोहन की क्रिया आनी शुरू हो जाती है कि वह जिस व्यक्ति को अगर नजरें मिला देता है तो वह वही करेगा जो ये व्यक्ति चाहेगा। लेकिन चूंकि ये साधना है, इसलिए आप किसी व्यक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। मैस्मरिज्म में व्यक्ति के दुरुपयोग करते हुए देखे जाते हैं, वो गलत है। लेकिन ये साधना है, साधना आपको खा जाएगी अगर आप दूसरे का दुरुपयोग या गलत उपयोग करेंगे। आ जाती है, अगर साधक लंबे समय तक करा तो दिव्य दृष्टि आ जाती है, मतलब कि भविष्य के गर्भ में क्या पल रहा है उसको देखने की दृष्टि भी आ जाती है। ये बहुत लंबा चीज है। मैं जैसा साधक तत्व में धैर्य आपको बताया था ना, उस धैर्य की आवश्यकता है। बहुत धीरे 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 इन अभ्यासों को करने पर इसके परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन आपको उतावलापन है कि एक ही दिन में आप पूरा भविष्य को देख लेंगे और बता देंगे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में कौन जीतेगा, विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, है ना? ये संभव नहीं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? सर ठीक है। तो ये क्या है? त्राटक। त्राटक का मुख्य लाभ क्या है? किसको लाभ देगा? एकाग्रता पे सर। हाँ, एकाग्रता का लाभ, मन को लाभ देगा, मन को अधिक लाभ देगा। ठीक है, आंखों पर थोड़ा बहुत लाभ तो आता ही है, लेकिन मुख्य रूप से ये एकाग्रता पर। अच्छा, 1 बजने जा रहा है, 1 बज गया, 2 और बचा है, क्या करें? जल्दी जल्दी बता देते हैं, है ना? फिर उसके बाद हाँ, डॉक्टर प्रमोद साहू सर की क्लास आ जाएगी। एक दिया है नौली। नौली तो इसे स्वामी स्वात्माराम जी ने, जो कि हठ प्रदीपिका लिखे हैं, उन्होंने माना कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ ये है, ये उन्होंने कहा नौली को। और इसमें नौली किसे कहा गया कि जो पेट है ना, पेट हमारा, इस पेट में आप
आज सर्च करके देख लेना, बाबा रामदेव जी दिखेंगे आपको। ये पेट को ऐसे, उसकी पेशियों को ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, बिल्कुल मोटी सी ऐसे, जब वो खुला शरीर जब अपने को दिखाते हैं, है ना, तो ये एक मोटा हो जाता है, यहाँ पास ये पेशियां एक जगह जुड़ जाती हैं, और उन जुड़ी हुई पेशियों को जैसे मथानी में चारों ओर जैसे हम घुमा रहे हैं, बस वैसे उन पेशियों को चारों ओर राउंड घुमाना, भ्रमर की तरीके से घुमाना, गोल गोल घुमाना। तीव्र गति से उदर को घुमाने की इस क्रिया को नौली कहा जाता है। ठीक है, गिरण्ड संहिता में इसके प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन यहाँ हठ प्रदीपिका में सिर्फ एक ही प्रकार है कि इस पेट के उस मुख्य भाग को धीरे धीरे गोल 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 चारों ओर घुमाना। ठीक है, वैसे ही उल्टा गोल गोल घुमाना, तो इस क्रिया को नौली कहते हैं। तो नौली से क्या होगा, आपका जो पाचन संस्थान है वो बहुत दुरुस्त होगा, आंतों की कार्य शक्ति अत्यंत बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि आपके भोजन का जो मुख्य पाचन कहाँ होता है, आंतों में होता है, और छोटी आंत में ज्यादा होता है। तो ये सशक्त होगा, इससे भोजन की प्रक्रिया आपकी अच्छी होगी, पाचन क्षमता बढ़ेगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा। तो इस तरह इसके लाभ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पेट संबंधी, उदर संबंधी लाभ इसके बहुत अधिक हैं। और क्रिया है उसे हम कपाल भाति कहते हैं, कपाल भाति। तो आप लोग कपाल भाति प्राणायाम ज्यादा पढ़े होंगे, समाज में बड़ा प्रचलित है, कपाल भाति प्राणायाम करो। जो नहीं जान रहा है वो भी जैसा तैसा कुछ भी कपाल भाति, हमने तो देखा है गार्डन में कुछ भी तरीके से कपाल भाति कर रहे हैं। हाँ, इतना उसका प्रचार हुआ कि लोगों को होश नहीं है कि कपाल भाति करते कैसे हैं, बस कपाल भाति कर रहे हैं। कोई 10 मिनट कर रहा है, कोई आधा घंटा कर रहा है ना, तो उसे बहुत अच्छा टेक्निकली करना चाहिए। खैर, जो घर में सोए हैं उससे तो अच्छा है, बेचारे कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो कपाल भाति के घेरंड संहिता एक और ग्रंथ पढ़ेंगे आप, उसमें 4 प्रकार बताए गए, अलग अलग प्रकार बताए गए। लेकिन इसमें कपाल भाति को लुहार के धौंकनी के समान, लुहार की धौंकनी को देखा ना कि वो जो एक वो चलाता है, उससे हवा निकलती है और अंगार में उड़वा रहता है, वो अंगार को बहुत धधका देता है, वो धधकता है उसकी हवा से। बस वैसे ही हमको रेचक पूरक, हाँ, रेचक मतलब सांस बाहर करना, पूरक मतलब लेना, पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक, ऐसा करना है। उसे कपाल भाति क्रिया कहा गया है, इसमें हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ। ठीक है, आधुनिक ने इसे प्राणायाम मान लिया है क्योंकि श्वास प्रश्वास की क्रिया है, पर प्राचीन रूप से कपाल भाति को प्राणायाम नहीं माना गया। कपाल भाति को क्या माना गया, षटकर्म की एक क्रिया माना गया है उसे, समझ रहे हैं। तो ये कपाल मतलब होता है मस्तक, भाति मतलब होता है चमक। तो ना तो आपको कपाल भारती कहना है, न ही कपाल भांति कहना है। भा के ऊपर बिंदु डाल के भांति लिख देते हैं कई लोग। तो ये क्या है, मुख्य रूप से कपाल भा और छोटा ती, कपाल भाति। ठीक है, न भांति न भारती। मेरी आवाज समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये क्या है, कपाल भाति मतलब ये कपाल, ये मस्तिष्क क्षेत्र की शुद्धि करता है। आपका अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क सब एक्टिव होते हैं इससे, बहुत यहाँ की सफाई होती है। अंदर में कई तंतुएं हैं जो सोई हुई रहती हैं। हम पूरे जीवन काल में मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें सुप्त अवस्था में रहती हैं। ये जागृत करने का काम करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क को एक्टिव करने का काम, कुशाग्रता देने का काम इसका है कपाल भाति। तो ये षटकर्म होते हैं, पूछेंगे तो नाम आपको याद रखना है, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाति। ये 6 कर्म होते हैं और इन्हीं को ही षटकर्म कहा गया है। याद कर लेना अच्छे से सब लोग। ठीक है, कोई प्रश्न है क्या? 1:05 हो गया है, पढ़ेंगे। अरे नहीं, अभी उसको बताने का समय नहीं है। प्रमोद साहू सर थोड़ा इंतजार करते रहते हैं। हेलो सर, बोलिए सर
इसमें निबंध में बोला गया है कि षटकर्म को लिखना है करके, तो इसमें इसका पूरा कार्य लिखना है कि पूरे षटकर्म को जो बुक में दिया उसी को? हाँ, जैसा आप चाहें उतने शब्द 2500 शब्द में लिखा है, तो षटकर्म के बारे में जो जो वर्णन आप कर सकते हैं कर दीजिए, है ना। कि जैसे आपको सुभाष के बारे में लिखना है तो आप अपने मन से लिखिए कि सुभाष के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, उसकी क्या क्या आदतें हैं, कब सोता है, उठता है, कितना पढ़ता है, सब चीज़ आप लिखिए उसके बारे में। ओके सर, थैंक यू सर। सर मुद्रा, प्राण मुद्रा का जो पिक है तो मैं अभी ग्रुप में डाली हूँ, तो प्राण मुद्रा का वो ऐसे पिक जो दिखा रहा है ये सही है? इसको हाँ, लगा सही सकते हैं? सही है, सही है, सही है। एक ही पिक? है ना? उसकी जो विधि है उसमें बहुत से टेक्निक हैं जो सुबह मैडम जो करा रही थी आपको, अलग अलग जो चक्र हैं वहाँ पास छूना, वहाँ अनुभव करना, उन चक्रों को छूते हुए वो प्राणवायु आगे बढ़ रहे हैं, ये मुख्य है उसका, है ना। लेकिन ये मुद्रा किस, में हाँ एक एक ये उसका जो चीज सर्च पे नहीं दिखा रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, आज तो जो हम पढ़े वो अलग लगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो ये जो पिक्चर आप जो कह रही हैं वो पिक्चर अगर आपने भेजा हुआ तो वो सही है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए।